चुनाव हो गए, परिणाम आ गए। राजसमंद की चारों सीटों पर भाजपा जीत गई, राजसमंद की चारों सीटों पर कांग्रेस हार गई। उसमें से भी नाथद्वारा को छोड़ दूं तो बाकी 3 जगह तो हार का और जीत का अंतर भी बहुत बड़ा रहा। अब यहाँ से चर्चा इस बात पर करेंगे आज के इस एपिसोड में कि अब कांग्रेस आगे किस रणनीति से आगे बढ़ेगी। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर मैं राजसमंद विधानसभा और कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करूं तो वहां तो ये विपक्ष के तौर पर भी किस प्रकार से खड़ी दिखाई देगी, ये अपने आप में अब सोचने वाली बात है। तो इस एपिसोड में उन स्थितियों परिस्थितियों की चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत भीम से करते हैं। भीम से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भीम में मुझे लगता है कि ज़्यादा परिस्थितियाँ बदलने वाली है नहीं। वहाँ पर सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ा और एक ऐसा चुनाव लड़ा कि लोगों को लग रहा था कि चलिए कांग्रेस फाइट में है। उनके भी तमाम जो चीज़ें थी जिसमें कि विकास की बात भी थी, काम भी करवाए, लोगों के बीच में भी रहे, युवाओं की टीम भी बनाई, खुद भी युवा थे, हिंदुत्व के मुद्दे भी उन्होंने मुखरता से उठाए। ये सारा का सारा जो मिश्रण है ना, वो चुनाव जिताने के लिए काफ़ी होने चाहिए थे, मगर परिणामों में बड़ा अंतर देखा गया। 32,000 के आसपास वहाँ का रिजल्ट में डिफरेंस देखा गया। तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि सुदर्शन सिंह स्वयं अभी कांग्रेस के केंद्र में बने हुए हैं, तो वो स्वयं सोचे कि आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ चीज़ें मेरे खिलाफ गई, अंदर खाने इतनी नाराज़गी चल रही थी, वो मैं भाप क्यों नहीं पाया। ये सब चीज़ें अब सुदर्शन सिंह के लिए सोचने की बात है। और वहाँ पर मैं नेतृत्व का जिक्र इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मोटा मोटी जो अंदाज़ा है तो आगे आने वाले 5 साल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा वहाँ सुदर्शन सिंह रावत ही रहने वाले हैं। वहाँ कांग्रेस की राजनीति उनके आसपास ही रहने वाली है। तो वहाँ की अब स्थितियाँ अभी नेतृत्वहीन नहीं हुई है, तो वहाँ सोचने का और समझने का अवसर है। बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्र जो है ना, वहाँ परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। और उसमें भी सर्वाधिक गंभीर अगर मैं कहूँ तो कुंभलगढ़ और राजसमंद में, और उसमें भी ज़्यादा गंभीर कहूँ तो राजसमंद में। राजसमंद में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके लिए कहा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से कि एक ऐसा चेहरा है जो पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता हो, अपनी पहचान रखता हो। हरीश सिंह राठौड़ को हालांकि जानते सभी जगह है, मगर उन्होंने बहुत पहले ही मना कर दिया था कि मैं इस चुनाव में दावेदार नहीं हूँ। तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाले चुनाव में भी वो एक दावेदार के रूप में नहीं दिखाई देंगे। नारायण सिंह भाटी 2 चुनाव लड़ लिए हैं, परिणाम उनके लिए बड़े गंभीर प्रतिकूल आए हैं। ऐसे में आगे आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका क्या रहेगी उस पर हमेशा संशय बना रहेगा। परंतु जो 2 चुनाव उन्होंने लड़े उसमें भी एक चीज़ निकल कर आई थी कि जिस प्रकार से विधानसभा में एक नेता का, एक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का प्रभाव होना चाहिए था, वैसा प्रभाव वो कभी वहाँ निर्माण कर नहीं पाए। और इन 2 चेहरों के अलावा तो फिर कोई ऐसा चेहरा यहाँ दिखता भी नहीं है जिसके लिए कहा जा सकता है कि उनको पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोग पहचानते भी हो। मतलब कमाल की बात यह है कि जो ये युवा लीडरशिप इस राजसमंद विधानसभा की है, उसमें से कई नाम, कुछ नाम जो शहर में जाने जाते हैं उनको कई गाँवों में उनको कोई नहीं जानता है। कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र के नाम है वो शहर में इतने जाने माने नहीं हैं, जाने पहचाने नहीं हैं, उनकी पहचान अभी तक बनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विधानसभा है राजसमंद, यहाँ पर तो कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर भी खड़े रहने और डटे रहने में दिक्कत होगी। वो उस विपक्ष की भूमिका को भी किस तरह निभाएगा, ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। हालांकि ये अलग मामला है। मैं इस एपिसोड में ये जरूर बात करने के लिए आया हूँ कि यहाँ से कांग्रेस अब अपना अगला विधानसभा चुनाव का चेहरा कैसे तैयार करेगी। क्या कांग्रेस अब उस रणनीति पर आएगी जहां अब 1-2 चेहरों को आगे बढ़ाते हुए उनको कोई भूमिका दी जाएगी कि हाँ अब आपको अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है, या उन जो चेहरों में जिनमें की चुनाव लड़ने की इच्छा है वो अपने आप को इतना मजबूत करने की कोशिश करेंगे, गांव-गांव में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एक विधानसभा में कांग्रेस का नेता दिखने की कोशिश करेंगे, उस रूप में उभरने की कोशिश करेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले के जो चुनाव परिणाम है उसमें बड़ी निराशा इसीलिए आई है क्योंकि लगातार 5 साल कोई सक्रिय रहा नहीं। तो ऐसे में इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात राजसमंद विधानसभा में होगी। कार्यकर्ताओं के कैडर भी नए तैयार करने की ज़रूरत है। मैं भी जब कार्यकर्ताओं के चेहरे देखता हूँ तो हमें वही दिखते हैं, उसमें से जनाधार वाले कार्यकर्ता बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर। कुछ एक लोग ही ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हाँ मैं वोट दिलवाने में समर्थ हूँ। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियाँ कांग्रेस के लिए जीरो से सोचने वाली राजसमंद विधानसभा में। ऐसे ही कुछ कुंभलगढ़ में भी है। कुंभलगढ़ में हालांकि अभी जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार जहाँ सुरेंद्र सिंह बड़े मजबूत चुनाव लड़े हैं, जहाँ जो गणेश सिंह परमार का परिवार है वो ऐसा लगा कि एक अलग थलग चुनाव में पड़ा दिखाई दिया। कांग्रेस के अलग अलग जो दावेदार थे वो उस मजबूती से इस चुनाव में डटे नहीं, ये खबरें निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस के लिए है उसमें ये स्पष्ट है कि चीज़ें एकजुट नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार चेहरा भी युवा उतारा,
योगेंद्र सिंह परमार लगातार 5 साल सक्रिय भी रहे थे, मगर ऐसे में भी एक बड़ी हार उनके हिस्से आई। तो वहाँ फिर कहीं ना कहीं अब जो ग्राउंड लेवल पर अपनी टीमें हैं, अपने कार्यकर्ताओं की जो संख्या है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने की ज़रूरत है जो कांग्रेस को मजबूत कर सके, सिर्फ हवा हवाई बातें ना करें, कांग्रेस को ग्राउंड पर मजबूत कर सके। ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी वहाँ महती आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस बार सुरेंद्र सिंह जी को लेकर नाराजगी बहुत ज़्यादा है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, ये तमाम चीज़ें चुनाव के दौरान चली, मगर जब परिणाम निकल कर आए तो पिछली बार से भी 5,000 वोटों से वो जीते। तो ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है कि आखिर हार और जीत के मार्जिन इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी पुनः कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा जो कि हाँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है मुझे राजनीतिक रूप से कि वहाँ जो गणेश सिंह परमार का परिवार 2008 से लेकर आज तक राजनीति का केंद्र रहा है, अब उनकी भूमिकाएं थोड़ी कम होगी। अब लोगों में उनकी जो स्वीकार्यता है उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या वहाँ पर भी कोई नया नेतृत्व अपने आप को 5 साल के लिए सक्रिय रखेगा? कोई नया नेता अपने आप को 5 साल के लिए लोगों के बीच में खड़ा दिखाई देगा, या इस बार की तरह आखिरी समय में आकर अपनी दावेदारियों के माध्यम से सिर्फ पार्टी के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रह जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं वहाँ दोहरा रहा हूँ, कुंभलगढ़ के लिए कांग्रेस को कोर कैडर तैयार करने की बड़ी महत्वपूर्ण ज़रूरत है। आमेठ क्षेत्र तो ऐसा वहाँ लगता है कि वहाँ इतना बड़ा वैक्यूम है, आमेठ में तो लगता है कि कांग्रेस है ही नहीं, ये स्थिति वहाँ दिखाई देती है। और अब वहाँ से निकलते हैं 3 विधानसभाओं की यात्रा के बाद चौथी नाथद्वारा, जिसका भी मैंने जिक्र किया। और आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेता नहीं है, या डॉक्टर सीपी जोशी जैसा बड़ा नाम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मेरा कहने का कारण इसलिए है क्योंकि सीपी जोशी ने अभी जो पिछली एक सभा हुई थी वहाँ डॉक्टर सीपी जोशी खुद ये कहते दिखाई दिए कि मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि राजनीति में आखिरी जैसा कुछ होता नहीं है, परंतु अगर उनकी इस पंक्ति को मान लिया जाए कि बिल्कुल सही तरीके से आगे भी दिखाई देने वाली है, तो फिर डॉक्टर सीपी जोशी के बाद नाथद्वारा में कौन, एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। क्योंकि ऐसा कोई राजनीतिक रूप से वहाँ एक मजबूत चेहरा दिखाई नहीं देता है। मतलब अगर आज हम नाथद्वारा की स्थिति देखें तो वहाँ पंचायत समिति 3 है, रेलमगरा, खमनोर और देलवाड़ा, वहाँ तीनों ही पंचायत समितियों में कांग्रेस का बोर्ड है। जो नगर पालिका है वहाँ पर भी कांग्रेस का बोर्ड है, मगर ये सभी सीधे के सीधे डॉक्टर सीपी जोशी के प्रभाव से बने हुए बोर्ड है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई नेता नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये एक ऐसा नेता है जो डॉक्टर सीपी जोशी के बाद इस नाथद्वारा की राजनीति को संभाल सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर सीपी जोशी जो अगर राजनीतिक रूप से अब संन्यास की जो उन्होंने घोषणा की थी, अगर उस पर कायम दिखाई देते हैं तो फिर नाथद्वारा में भी एक राजनीतिक वैक्यूम नज़र आता है। वहाँ पर भी आगे के समय में कौन नेता होगा, कौन एक ऐसा चेहरा होगा, क्योंकि नाथद्वारा का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इतना आसान है नहीं। वहाँ चीज़ें इतने अलग अलग खेमों में, इतने अलग अलग कोनों में बटी हुई है कि उनको एक साथ समेट कर, एक साथ सहेज कर आगे बढ़ पाना ये डॉक्टर सीपी जोशी के बस की ही बात थी। किसी दूसरे के लिए इतना आसान रहने वाला है नहीं। तो अब इन स्थितियों में कोई नया चेहरा उभर कर आता है, वो इन राजनीतिक चीज़ों को कैसे मैनेज करता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात है, अब राजसमंद में कांग्रेस इन 4 विधानसभा में, उसमें भी अगर भीम को मैं थोड़ा सा साइड में रख दूँ तो बाकी की 3 विधानसभा में आगे के 5 साल के लिए किस प्रकार से तैयारी करती दिखाई देती है, इस पर हमारा बड़े गौर से देखने वाला नज़रिया रहेगा। इस पर हमारी एक नज़र लगातार बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।